आई एम 100% श्योर कि आज तक तुम लोगों ने बहुत सारे एनिमेज देख लिए होंगे, अटैक ऑन टाइटन से लेके ओवरफ्लो तक सब कुछ कवर कर लिया होगा, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कंसीडर एज पीक? ऑल्दो पीक की डेफिनेशन तो सेम होती है फॉर एवरीवन, बट लोग किस चीज को पीक कंसिडर करते हैं वो सेम नहीं होता। कुछ लोगों के लिए जब एरिन ने उस ह्यूज बोल्डर से ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का होल बंद करा था वो पीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो लाइट का अल्टीमेट प्लान कंक्लूजन में आना टू अनअलाइव एल वो पीक हो सकता है। लूफी का मरीन फोर्ट पे तीनों एडमिरल्स को एक साथ फेस करना, नरूटो का एंट्री लेना जब पेन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इचिगो का अपना फाइनल गेत्सुगा तेशो यूज करना एंड ऐश का फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये सब सीन्स कुछ लोगों के लिए पीक हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए तो पीक ही पीक हो सकती है। ओके, जोक्स असाइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीक की डेफिनेशन तो वही है, बट लोग किस चीज को पीक कंसिडर करते हैं वो वेरी कर सकता है। एंड टू मी आई थिंक डैंडेडैन वाज पीक। अब जिन लोगों ने एनिमे देखी है उन लोगों को सुनने में ये मे बी अबसर्ड साउंड कर सकता है कि डैंडेडैन जैसी एनिमे को कोई पीक कैसे कंसिडर कर सकता है, बट इन दिस वीडियो आई विल प्रूव यू ऑल हाउ डैंडेडैन इज पीक। एंड जिन लोगों को डैंडेडैन ऑलरेडी पीक लगती है दे आर गोना अग्री विद मी इन द कमेंट सेक्शन, होपफुली। एनिमे के अंदर बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हमारे मनपसंद मेन कैरेक्टर्स को पावर्स मिलती हैं एंड उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा अपसर्ड हैं, जैसे लूफी को फ्रूट खाकर, मिडोरिया को बाल खाकर, कानेकी को केएफसी खाकर, एरिन को खुद का बाप खाकर। अब इन सब चीजों से 10 लेवल ऊपर हमारे डैंडेडैन के मेन कैरेक्टर को उसकी पावर्स मिलती हैं। क्या सोच रहे हो, कुछ खाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे पावर्स मिलती हैं उससे कुछ लेकर, टू बी स्पेसिफिक उसका कुछ लेकर। एक वर्ल्ड है जहाँ पे एलियंस और घोस्ट्स साथ में एग्जिस्ट करते हैं एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है ओकारुन, उसको एलियंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड ऑल्दो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर को मोमो घोस्ट्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, बट शी बिलीव्स इन देम बिकॉज उसकी जो एक हॉट सी आंट है वो एग्जॉसिस्ट है। ओकारुन को एलियंस बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, इसलिए दे बोथ वन डे म्यूचुअली डिसाइड कि ओकारुन जाके घोस्ट हंटिंग करेगा एंड मोमो जाके एलियन हंटिंग, एंड एज अ रिजल्ट टर्बो ग्रैनी ओकारुन का वीनी चुरा लेती है एंड ओकारुन को बदले में पावर्स मिल जाती हैं। एंड ये तो बस इस एनिमे का प्रीमाइस था, बट ऑनेस्टली इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमेज, दैट्स व्हाई आई एंजॉयड वाचिंग इट। बट इज इट द रीजन व्हाई आई कंसीडर दिस एनिमे पीक? डेफिनेटली नॉट। इट इज वन ऑफ द मेजर contributing factors but not the only one. अब before I deep dive into the story, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को हर कैरेक्टर से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दूं। I will never forget these words. With great power comes great responsibility. एक स्टोरी कितनी भी ज्यादा अच्छी हो, अगर उसके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं होंगे तो इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी गुड। कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टोरी में, एंड बाय स्ट्रॉन्ग आई डोंट मीन कि उनके पास गोकू जैसी स्ट्रेंथ हो, बट बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम रिमेम्बर कर पाओ, जिसको देखकर तुम एक कनेक्ट फील कर पाओ, जिसको देखकर तुम्हें उसके जैसे इमोशंस फील हो। वो हंसे तो तुम हंसो, वो रोए तो तुम उसके साथ सैड हो, एंड अगर वो कुछ अचीव करे तो तुम्हें उसके ऊपर प्राउड फील हो। अगर कोई कैरेक्टर तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्ट बनाने में सक्सेसफुल होता है मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से ही मिलकर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ओकारुन वो बहुत ज्यादा वीक है, इनफैक्ट इतना ज्यादा वीक कि उसको पावर्स मिलने के बाद भी या तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ नहीं कर पाता या फिर उसको मोमो की हेल्प चाहिए होती है। पर्सनैलिटी में बहुत ही ज्यादा शाय है एंड सोशल लाइफ के नाम पे सिर्फ बुक्स इसकी दोस्त हैं। स्कूल के बच्चे इसको ओटाकू नर्ड नाम से जानते हैं एंड ही यूज्ड टू बी बुलिड अ लॉट एज अ किड, बट इन सब के बाद भी ही इज अ नाइस गाय एंड ही गेट्स रियली हैप्पी जब मोमो उसकी फर्स्ट फ्रेंड बनती है। ही स्माइल्स विद हर, लाफ्स विद हर, हैंग आउट्स विद हर, फील्स जेलस फॉर हर, हैव रियली वियर्ड मोमेंट्स विद हर, इतने ज्यादा वियर्ड कि मैं इनको दिखा भी नहीं सकता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इवन इफ ही डजंट से दैट आउट लाउड he loves her and same goes for Momo. Despite इन दोनों का कैरेक्टर एकदम अपोजिट है, जहाँ पर ओकारुन नर्ड और शाय है वहीं पर मोमो सोशल और बोल्ड है। She is confident, powerful, beautiful, energetic, everything ओकारुन not is, and उसके बाद भी she loves ओकारुन। एंड दोनों इतने डिफरेंट होने के बाद भी एक बात में सिमिलर हैं कि they both are super shy when they need to confess their love. When they want to meet each other, वो दोनों पूरा स्कूल घूम लेंगे एक दूसरे को ढूंढते हुए, बट कभी एक दूसरे से ये नहीं बोलेंगे कि I wanted to hang out with you। दोनों एक दूसरे के लिए जेलस हो जाएंगे बट कभी एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे दैट दे वांट ईच अदर रियली बैडली, एंड आउट ऑफ ऑल थिंग्स दोनों एक दूसरे के लिए इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करेंगे ताकि दूसरे को कभी दिक्कत ना आए। हमेशा दूसरों से डरने वाले ओकारुन का किसी के लिए इतनी मेहनत करना ताकि वो
उसको लाइक करे एंड हमेशा केयर फ्री रहने वाली मोमो का किसी के लिए इतना डीपली केयर करना शोज सम रियली गुड कैरेक्टर राइटिंग। बट ऑनेस्टली ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयरिंग टू अनदर कैरेक्टर जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। और भी थोड़े कैरेक्टर्स है जैसे हमारी हॉट आंट सेकियो, टर्बो ग्रैनी एंड एक और लड़का है जिनको अभी तक एनिमे में उतनी ज्यादा कोई बड़ी आर्क या स्क्रीन टाइम नहीं मिली है एंड जितना दिया है उतना कोई ऑनेस्टली अभी बात करने लायक नहीं है। मे बी सीजन 2 में इनको और डीप स्टोरी मिले, डेफिनेटली जिनको तो मिलेगी, तो उसके बारे में तब बात करेंगे। अब एक कैरेक्टर रह गई है आयरा जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. एक स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, उसके कैरेक्टर्स कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो विजुअली अपीलिंग नहीं होगी, इट्स गोना बी नथिंग मोर देन अ फॉरगॉटन पीस ऑफ आर्ट नोबडी रियली केयर्ड अबाउट। बट ऐसा डैन के साथ नहीं है बिकॉज ऑनेस्टली द एनिमेशन इज प्रिटी ब्यूटीफुल। एंड जब मैं एनिमेशन इज ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ तो मैं ये सारे वियर्ड एस सीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर विजुअली अपीलिंग, और मे बी दे आर कुछ लोगों के लिए, बट मैं बात कर रहा हूँ ये सारे सीन्स के बारे में। एनिमेशन का आर्ट स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है बाकी एनिमे से, बट स्टिल काफी बढ़िया है एंड देखने में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, या में भी लगेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत यहाँ पर स्लैकिंग करी गई है, बट मोस्टली दे आर कंपनसेटेड बाय आगे आने वाले शॉट्स, इसीलिए ओवरऑल एनिमेशन एक गुड साइड पर ही रहती है एंड द साउंड ट्रैक्स एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक्स आर जस्ट इनक्रेडिबल। अगर तुमको पता करना है कि कोई आर्ट फॉर्म कितनी ज्यादा अच्छी है तो तुम सबसे पहले ये देखो कि क्या वो तुम्हें रुलाने की एबिलिटी रखती है, एंड इस एनिमे के बैकग्राउंड ट्रैक्स तुमको डेफिनेटली रुला सकते हैं। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट मी जस्ट टेल यू कि अ साइलेंट वॉइस के बैकग्राउंड ट्रैक्स तुमने सुने ही होंगे एंड वी ऑल नो हाउ दैट वेंट फॉर अस, एंड उन्हीं कंपोजर ने इस एनिमे में भी साउंड ट्रैक्स दिए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। इंट्रोज एंड आउट्रोज डेफिनेटली अनस्किपेबल हैं, लाइक तुमको इंट्रो तब भी स्किप करने का मन नहीं करेगा जब तुम्हारी क्यूरियोसिटी पीक कर चुकी होगी। लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी एंड आई एम गोना टेल यू कि डैन की स्टोरी इतनी ज्यादा absurd होने के बाद भी इतनी ज्यादा बढ़िया कैसे है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि अगर तुमको पता करना है कि एक आर्ट फॉर्म कितनी ज्यादा अच्छी है तो तुम सबसे पहले ये देखो कि क्या वो तुम्हें रुलाने की एबिलिटी रखती है, एंड दिस एनिमे प्रूव्स कि अगर वो चाहे इट्स गोना मेक यू यूज योर टिश्यू पेपर्स in both ways. Let's talk about episode number 7, To a Kinder World. Remember मैंने एक कैरेक्टर को लीव आउट कर दिया था, her name was Aira, a really arrogant girl जिसको हमेशा attention मिली है, जिसके कारण she thinks she can behave anyhow with anyone and उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा until Momo decides to make fool of her in public when she hurts Okaron. Momo and Aira के बीच में banter start हो जाता है जिसके बाद she decides to take her revenge. वो उसको वेयर हाउस में बुलाती है, बांध देती है and to everyone's surprise वहाँ पे एक unexpected guest आ जाता है named एक्रोबैटिक सिल्की। ये तो बस एपिसोड का सेटअप था। अब एपिसोड स्टार्ट होता है एक क्लिप से जहाँ पर हमको फर्स्ट पर्सन में एक लेडी भागती हुई दिखती है, मोर लाइक इम्पेशेंटली भागते हुए, एंड देन द सीन कट्स टू आवर एक्रोबैटिक सिल्की जो हमारे ओकारोन और बेहोश हुई आयरा के पीछे है, बट नॉट बिकॉज वो उन्हें मारना चाह रही है बट बिकॉज शी थिंक्स कि मोमो एंड ओकारोन आर ट्राइंग टू हार्म आयरा। सीम्स वियर्ड राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? वेल बिकॉज She thinks of Aira as her daughter. वो उसको कभी मारने के इंटेंशन से आई ही नहीं थी, वो तो बस उसको मिलने के इंटेंशन से आई थी, बट हमको ढंग से नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोचती है। बट she just thinks कि ओकारोन एंड मोमो are her enemies एंड फोर्सफुली ही ओकारोन को उसे डिफीट करना पड़ता है। फाइट खत्म हो जाती है, ओकारोन एंड मोमो जीत जाते हैं एंड देन टर्बो ग्रैनी टेल्स अस दैट Aira is dead. Yes, she died. No one really thought कि Dan इतना bold step लेगा and would just kill off a character which was just introduced. ये इवेंट हमारे मोमो और ओकारोन के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है, बट उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हमारी एक्रोबैटिक सिल्की के लिए होता है। She comes to them and tells them that she will help them revive Aira, but उस प्रोसेस में she herself will cease to exist whatever is left of her, and then we cut to her past. She was a mother and had a little baby girl जो वो उसकी पूरी दुनिया थी एंड वो उसके बिना जी भी नहीं सकती थी। एज अ सिंगल मदर शी हैड टू प्रोवाइड हर डॉटर विद एवरीथिंग एंड वो उसके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी थी, जस्ट सो वो अपनी डॉटर को खुश देख सके, जस्ट सो वो अपनी डॉटर को उस रेड ड्रेस में देख सके जो उसे पसंद आई थी। शी डज एवरीथिंग फॉर हर, बट वन डे
her daughter was snatched away from her. उसकी लाइफ की उससे सबसे ज्यादा कीमती चीज छीन ली गई and she was left with nothing but misery. And then we get to see that first person scene again, जहाँ पर वो लड़की impatiently भाग रही होती है। हमें एक बहुत सुंदर सा डांस पीस दिखाया जाता है जिसमें वो पानी के ऊपर डांस कर रही होती है। वो डांस करती है, बहुत खुल के करती है, but even in that dance we can sense her unhappiness because she was driven away from her daughter. And then we are shown that scene जब छोटी सी आयरा इसको accidentally mother कह के बुलाती है। And from that moment onwards she starts thinking of Ira as her daughter. Acrobatic सिल्की की कभी कोई गलती नहीं थी। She just wanted her daughter back from the cruel world that took away from her. हमारी acrobatic सिल्की disintegrate हो रही होती है and Ira को वापस से होश आ जाता है. That means she is alive again. And then Turbo Granny बोलती है that she is not dying happily. She had regrets in her life and even in her afterlife. That's why she's just going to perish. She won't get an afterlife and she will just stop existing and there will be nothing left of her. A fate far worse than death if you think about it. Because we all love to believe that even if we die, there is going to be an afterlife where we all will be actually happy. But she will just stop existing in whole. And then we see the world's best character development. जहाँ पे हमारी arrogant and selfish Ira बहुत ज़्यादा selfless काम करती है, हमारी सिल्की को गले से जाके लग जाती है, like she is her little daughter, in the hope that at least she will be a little happy and go to an afterlife to a kinder world. This is where I think Dandadan peak, and this is the reason why I think कि इतनी ज़्यादा absurd anime होने के बाद भी this anime can make you feel different emotions. Dandadan after all एक anime है जिसका main premise ही है कि main character का वीनी चोरी हो चुका है, but उसके बाद भी it proves that the story is really amazing and it will make you feel different emotions. Perfectly balanced, as all things should be. But इन सब के बाद भी the anime is not perfect. Yes, you heard me right. It is not, because I personally feel like कि season 1 की ending थोड़ी ढीली रह गई. Like even though hook पे खत्म करा है कि मोमो बहुत ज्यादा बड़ी difficulty में फंस चुकी है and जिन और ओकारुन को बहुत ज्यादा कुछ crazy सा discover हुआ है, but I still feel like it could have ended on a better place. Everything is not perfect. हर चीज में कुछ ना कुछ error होता ही है, क्योंकि अगर कोई चीज perfect रह गई तो क्या हम उसके बारे में बात कर पाएंगे? Because then it will be just perfect and there won't be any point of discussion. पीक का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर हर चीज सही होगी. पीक का तो ये मतलब है कि जो चीज सही होगी वो चीज मेमोरेबल होगी. उसको देखकर तुम दूसरे लोगों से जाके डिस्कस करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उससे रिलेटेड वीडियोस एंड फैक्ट्स देखोगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको याद करके बोलोगे दैट दिस वाज डेफिनेटली पीक. तो गाइस आई होप कि मैं तुम लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा कि व्हाई आई थिंक डैंडाडैन इज पीक. एंड आई वांट टू नो तुम लोगों को क्या लगता है डैंडाडैन के बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस. मिलते हैं हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए के बाद.